नमस्कार दोस्तों, हम लोग मुग़ल साम्राज्य लगभग समाप्त कर चुके थे। इसके साथ लगभग मध्यकालीन इतिहास हमने पूरा कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक और हमको शासन व्यवस्था पढ़ना चाहिए मराठों के संबंध में। औरंगजेब के समय लगभग 1665 के आसपास ही मराठों का एक तीव्र रूप देखने को मिला था। कोई मराठों का समय बहुत ज़्यादा तो नहीं चला, नहीं बहुत बड़े एरियाज में था, लेकिन हाँ जब तक था वो मुग़लों में ख़ास तौर से औरंगजेब के लिए तो बहुत ही बड़ी चुनौती साबित हुई। इसलिए इसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। यहाँ से प्रश्न भी आता है। और साथ में मराठा सम्राट शिवाजी अक्सर चर्चा में रहते देखते होंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी एक धुरी बन चुके हैं। शिवाजी और शिवाजी के खिलाफ दो लोग तरह, एक उस शिवाजी का समर्थन करते हैं, दूसरे जो खिलाफ है तो उनको हिंदू हृदय सम्राट भी वहाँ कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उस क्या थी, सारी चीज़ों का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करें। बेसिकली हम इसको 3 वीडियोज़ में अध्ययन करेंगे मराठा सम्राट का। पहली वीडियोज़ में हम बात करेंगे शिवाजी पहले मराठा सम्राट के उदय की स्थितियाँ की थी और शिवाजी के संबंध में सारी जानकारी जो मेन पेपर के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग करेंगे शिवाजी के अतिरिक्त कौन कौन से जो मराठा सम्राट हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर तीसरे फेज में हम लोग पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठों का डिक्लाइन और जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची होंगी उसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बताते हैं मराठा का रीजन किस क्षेत्र में। तो मराठा का रीजन आज भी देखिए महाराष्ट्र वाले रीजन में, थोड़ा बहुत हो सकता है कर्नाटक भी क्षेत्र उसमें शामिल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गुजरात का, मेन महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो देखिए जो शिवाजी और यह मराठा साम्राज्य के उदय के लिए जो को भी कोई भी सम्राट ऐसे थोड़ी होता है, तो उसके लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्थितियाँ बनती हैं, उसके लिए हमारा भौगोलिक क्षेत्र कैसा होना चाहिए, इन सब बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मराठी लोग आज भी कहा जाता है कि बहुत स्वाभिमानी और अपनी जाति, अपने धर्म और पंथ के लिए बहुत मजबूत माने जाते हैं। इस मामले में वो कभी भी ये दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई मुग़ल आकर के उनके धर्म को परिवर्तन करा दे, उनको अपने अधीन कर ले। तो स्वाभिमान और धर्म को लेकर के या अपने जाति को लेकर के एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी कुछ उन्हें न्यौछावर करने को हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है, उसके बाद मराठों का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो अपने साम्राज्य की स्थापना करना था कि हम कभी किसी के अंडर में, वही मुग़ल सम्राट उसमें क्या करे। खासतौर से आप देखो तो औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा समय तक और सबसे ज़्यादा लंबे एरियाज में, तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर मुग़लों की प्रतिक्रिया कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा मराठी सम्राट का उदय, क्योंकि जिस तरीके से मुग़ल अपना विस्तार दक्षिण भारत में करना चाहते थे तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है इसको, कि मुग़लों के खिलाफ एक तीव्र प्रतिक्रिया का नतीजा भी मराठा सम्राट थे। इसके साथ साथ मराठा साम्राज्य में अनेक कवि हुए जिन्होंने मराठों के उदय के लिए काफ़ी मराठों को जागृत किया कि तुम्हें महत्वपूर्ण। देखिए ये मराठी भी हों, कोई भी ज़्यादातर कृषि संबंधित जातियाँ ही रही हैं, लेकिन बाद में जब इनको संगठित किया गया तो ये एक साम्राज्य का रूप ले लेते हैं। उसके साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियाँ आप देखिए देखिए मराठा साम्राज्य जो था देखिए पहाड़ी एरियाज में ज़्यादा था, समतल मैदान बताया था, क्योंकि ये जो भी मराठा सम्राट हैं चाहे तो शिवाजी ने इन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाया। कोई देखा जाए तो कोई भी सामने की लड़ाई इन्होंने बहुत कम ही की है, कि ये तो बहुत छोटी छोटी लड़ाई है कि 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध छोड़ दिया जाए तो ये गुरिल्ला छाप युद्ध करते थे, ये जाते थे लूट करके चले आते थे। ठीक है, इस तरह तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, इसीलिए ये औरंगजेब के लिए ज़्यादा सरदर्द बने हुए थे। उसके बाद दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट वाले एरियाज हो गए और सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी जिनके बीच इनका साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज, ये तो कारक थे कि भौगोलिक कारक क्या था, उसके बाद इनका स्वाभिमानी स्वभाव, इसके बाद मुग़लों के प्रति मुग़लों के जो आतंकी ने मुग़लों के जिन पर हमले करने के लिए मुग़लों से सुरक्षा, उसके बाद लिख देंगे जो मराठे थे इनमें परिश्रमी मेहनती किसान संगठन होते, किसान हुआ करते थे ये। इसके साथ साथ इनमें स्वाभिमान ईमानदारी की भावना बहुत ज़्यादा थी और ये सामाजिक समानता और राजनीतिक चेतना के प्रति एक तरीके से इनको शिवाजी ने सबसे ज़्यादा जगह, शिवाजी ने एक नेतृत्व प्रदान कर दिया। ये जो एक विद्रोह की जो लहर पैदा लोगों के मन में, इसको नेतृत्व मिल गया शिवाजी। तो ये सारी परिस्थितियाँ रहीं मराठा साम्राज्य के उदय। कभी पेपर में हो सकता है मेंस में ही आ जाए कि मराठा साम्राज्य के उदय की परिस्थितियाँ लिख, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद शिवाजी के बारे में बात करें। देखिए शिवाजी थोड़ा जन्म, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी
भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ। ये पूना की जागीर का प्रबंध पूना वाले एरियाज में इनके दादाजी थे, दादा कोंडदेव, जो कि एक जागीर हुआ करता था, में ही इनका पालन पोषण हुआ। शिवाजी के अगर आप कहीं मराठा राज्य की जीवन की बात करें तो 1640 की ईस्वी से शुरू हुआ। उसी समय मैंने आपको बताया अहमदपुर और बीजापुर ये वाले आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे। अहमदपुर, गोलकुंडा, इन सब साम्राज्यों का जब उदय हुआ था, ये तो 1347 नहीं बन गए थे, लेकिन इसके बाद ये और ज़्यादा बिखरने लगे। इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में करने लगा औरंगजेब लगातार दक्षिण वो बीजापुर का सूबेदार भी रह चुका था, कि इलाके में सूबेदार बन करके आया था बहुत पहले। तो इसके बाद औरंगजेब ने दक्षिण नीति जो थी वो कहीं ना कहीं मराठों को एकता करने, तो इसने बीजापुर पर हमला कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि शिवाजी ने क्या किया कि मुगलों के खिलाफ एक तरीके से साथ दिया। बीजापुर को अपने कब्जे में शिवाजी लेना चाहते थे। तो एक मावली सैनिक याद रखना, मावली सैनिक जो होते थे ये बेसिकली पश्चिमी घाट वाले रीजन में एक प्रदेश हुआ करता मावली। शिवाजी के पास अपनी शुरुआत में कोई बहुत बड़ी सेना नहीं हुआ करती थी, तो ये मावली जो कि पश्चिमी घाट में सैनिक हुआ करते थे के सहयोग लिया इन्होंने। और बीजापुर से एक तोरना का दुर्ग, बीजापुर वाले रीजन थे, पहली बार इन्होंने कोई लड़ाई में भाग लिया और बीजापुर के तोरना का अपनी। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ औरंगजेब भी बीजापुर पर जीतना चाहता है, एक तरफ पहले तो शुरुआत में ये बीजापुर के थोड़ा बहुत समर्थन किया, लेकिन बाद में इन्होंने भी बीजापुर का तोरना द्वीप छिप लिया। तो कहीं ना कहीं अब आमने सामने टक्कर किसकी होगी, मुगलों की और साथ में मराठों की होगी। तो इसलिए ये खतर शिवाजी मुगल साम्राज्य औरंगजेब के निशाने पे आ जाते हैं। ठीक है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर को अपने कुछ हद तक अपने हिस्से में ले लिया। तो बीजापुर के कुछ सैनिकों और साथ में जावली के जो सैनिक थे उनको लेकर मोरों को पराजित किया। देखिए ये सब धोखे और कूटने, उसको साथ लेके उसको पराजित कर देना, उसको साथ लेकर, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें मेन पॉइंट याद रखना जो पेपर में आ सकता है। 1656 में शिवाजी ने जावली के निकट प्रतापगढ़ किला बना और सूबा पर अधिकार कर लिया। जावली वाले एरिया में इन्होंने एक किला बनवाया और कोई एरिया रहा होगा प्रतापगढ़, उसको अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, इसी समय क्या हुआ कि शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को भेजा गया औरंगजेब के द्वारा। लेकिन शिवाजी, ये तो कहानी काफ़ी प्रचलित है, अक्सर आता रहता है कि शिवाजी को अफजल खां ने शिवाजी की हत्या कर दी थी। इसी समय शिवाजी का ताकत लगातार बढ़ रहा था, जिसमें कि बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के अपने को स्वतंत्र शासक स्वीकार करना पड़ा। मतलब शिवाजी को ही अपना एक तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन माना। बीजापुर को लगभग शिवाजी ने अपने अंडर में ही ले लिया। अब औरंगजेब ये समझ रहा था कि जब तक हम शिवाजी पर नियंत्रण नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें बीजापुर पर नियंत्रण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बीजापुर किसके कंट्रोल में है, शिवाजी के। तो शिवाजी को शाइस्ता खां को इसने दक्षिण में सूबेदार बनाकर भेजा था। तो शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच थोड़ा बहुत कुछ लड़ाइयाँ भी होती, लेकिन शिवाजी इसमें पराजित होने लगते हैं शुरुआत में। लेकिन बाद में इन्होंने किसी तरीके से शाइस्ता खां को एक तरीके से उस क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इससे क्या हुआ, औरंगजेब और ज़्यादा नाराज हो गया कि हमारे सूबेदार को भी नहीं टिक सका शिवाजी। तो उसने क्या किया, राजा जयसिंह के नेतृत्व में शिवाजी वाले एरिया पे पूरी तरीके से आक्रमण ही करा दिया। अब शिवाजी ये बात समझ चुके थे कि लगता है कि अब हमारा बच पाना मुश्किल है। तो इन्होंने महाराष्ट्र में एक चीज पुरंदर की संधि कर दी थी। ये बहुत वजह था 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किससे हुई थी, मुगलों और शिवाजी के बीच हुई। मुगलों की तरफ राजा जयसिंह और मराठों के बीच थे शिवाजी थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, शिवाजी को अपने 23 दुर्ग और 4 लाख फौज आय का प्रदेश मुगलों को सौंपना पड़ा। कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी भी थी कि उनको सौंपना है अपनी राज्य सुरक्षा के लिए। और साथ में ये भी कहा कि वो मुगलों के खिलाफ कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। हाँ, इन्होंने क्या किया था कि मुगल सेना को ना, अपने बेटे संभाजी को इन्होंने मुगल सेना में एक तरह से सूबेदार रैंक 5000 जात व सवार, मैंने आपको बताया था मनसबदारी, 5000 जात व सवार, 5000 जात की मनसबदारी
दी गई। तो ये सब क्या था, एक तरीके से स्थिति के अनुरूप फैसला लेना था कि भाई अगर हमें अब ऐसा कर लेंगे, इनको मित्र मिलाए रखेंगे तो हम कम से कम मुगल साम्राज्य के हमले से तो बचे रहेंगे। इसी समय क्या हुआ कि शिवाजी को और उनके बेटे संभाजी को धोखे से अफजल खान ने औरंगजेब ने क्या थी, आगरा के किले पे बंदी बना दिया। कुछ लोग स्टोरी है कि मार दिया जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बाद में चुपचाप निकल गए थे। निकल वाला जाना तर्क ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाद में अभी 1674 में इनका पूरा राज्याभिषेक होता है। ये फिर से अपनी एक सेना तैयार करते हैं। तो उसके बाद 1670 में शिवाजी ने दुर्गई या इधर उधर लड़ाइयाँ लड़ी, दुर्गों को पराजित किया, अपने कब्जे में लिया। शिवाजी ने सूरत में भी लूट मार की। देखिए ये लूट मार करना इनका मेन धाव है। ये करते करते कोई खुला युद्ध नहीं लड़ते तो गुरिल्ला युद्ध जाते, तो लूट मार करके जो भी संपत्ति आई ले आए, उससे अपनी सेना को मजबूत किया, फिर किसी दूसरे क्षेत्र पे लूटने लगे। ऐसे इनका चलता रहता है। शिवाजी के बारे में एक प्रश्न पूछ जाता है, और सबसे पहले सरदेशमुखी, चौथ एवं सरदेशमुखी ये क्या थे? तो शिवाजी या मराठा सम्राट द्वारा लगाए गए कर होते थे पहली बार। इसमें क्या होता था, ये किन एरियाज में लगाए गए? चौथ मतलब कुल उत्पादन का 1/4 और साथ में सरदेशमुखी मतलब कुल उत्पादन का 1/10 भाग। ठीक है, ये पहली बात ये मराठा क्षेत्र के बाहर लगाए जाते थे। क्लियर रखना, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि चौथ एवं सरद की मराठा क्षेत्र के बाहर लगाए जाते थे और उन लोगों पे लगाया जाता था। ये कोई ऐसा कर नहीं था कि कोई शासन व्यवस्था चली। ये एक तरह से आप कह सकते हैं लूट या हत्या से बचने के लिए दिया जाने वाला कर है कि मतलब अगर आप मराठा साम्राज्य को इतना कर चौथ और देशमुखी देते रहेंगे तो आप कम से कम हम ये जिम्मेदारी लेते कि आप मराठा साम्राज्य से सुरक्षित रहेंगे। अब इसको क्या कहा जाए, आज की लैंग्वेज में तो देखा जाए तो हफ्ता वसूली कहते हैं कि मतलब हम आप पे घर पे हमला नहीं करेंगे इसलिए आप हमें इतना पैसा देते रहो। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिरौती। खैर ना थोड़ा गलत है लेकिन कहीं ना कहीं उसी दृष्टिकोण है कि नहीं कि भाई हम चौथ एवं भाई हम आपके साम्राज्य नहीं तो हम चौथ एवं सरदेशमुखी आपको क्यों देंगे? सिंपल ही बात है, आपको कोई भी कर कहीं भी दुनिया में कहीं भी कर व्यवस्था कैसे होती है कि जो उस एरिया में रहता है, जो उस एरिया में सरकार से सेवा ले रहा है वही कर देता है। आप भारत में कर लेने के लिए आप अमेरिका से थोड़ी ना लाएंगे कि अमेरिकी कर हमें देंगे, ऐसा नहीं होगा। भारत की सैनिक, भारत के लोग ही भारत सरकार को कर दे करेंगे। लेकिन चौथ की ऐसा था जो भारत एक तरीके से मुगल साम्राज्य के मराठा साम्राज्य के बाहर के क्षेत्र में लगाया जाता था मराठों से सुरक्षा के लिए। उसके बाद 1674 में इन्होंने अपना दोबारा राज्याभिषेक कराया। एक रायगढ़ का किला है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक जिंजी जगह है, वहाँ सूबे में 2/3 भाग बीजापुर सरदारों के अधीन था और 1/3 भाग शिवाजी के सौतेले भाई ब्योंगजी के पास था उस समय। इस तरीके से शिवाजी के बारे में जो पेपर में सबसे पहले खास सरियम देशमुखी पूछा जाता था, किस एरिया में अधिकार किया, उसके बाद ये चीज़ें पूछी जाती। इसमें और एक चीज़ आता है कि शिवाजी के जो शासन प्रबंधन था उसके बारे में चर्चा की है। तो इसमें शासन प्रबंधन महान योद्धा के साथ महान शासक भी थे। ऐसे नहीं इन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती देती थी, इनका शासन व्यवस्था बहुत मजबूत था। शिवाजी की एक तंत्री शासन व्यवस्था पर रहते निरंकुश शासक होते भी उनका मतलब शिवाजी अपने शासन व्यवस्था को खुद ही चलाते थे। तो इसमें इन्होंने क्या किया था ना, एक अष्टप्रधान, मैंने 2 चीज़ें बताई। एक आपको अष्टदिग्गज बताया था। अष्टदिग्गज क्या बताया था मैंने आपको, कृष्णदेव राय के समय में 8 महान कवि हुआ करते थे जिन्हें अष्टदिग्गज पूछता। अष्टदिग्गज या अष्टप्रधान में कई बार देखे हुए चीज़ें पूछा हुआ है और जब पेपर देगा ना तो दोनों में ऑप्शन दे देगा। अष्टदिग्गज पूछ लेगा तो उसमें अष्टप्रधान वाला भी दे देगा और अष्टदिग्गज वाला तो देगा ही देगा। तो इस तरीके से तो इससे दोनों एकदम क्लियर। अष्टदिग्गज क्या था, देवराय कृष्णदेव राय के समय में 8 महान कवि होते थे। अष्टप्रधान जो था ये मराठा साम्राज्य में 8 प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। इन मंत्रियों के बारे में कौन कौन सा मैं आपको बताऊँ तो पहले प्रधानमंत्री या पेशवा का प्रमुख कार्य राज्य के सभी कार्य प्रधानमंत्री का पद होता था जिसे पेशवा कहते थे। दूसरा लेखा परीक्षक होता था। मजूमदार, आज भी आप टाइटल लेते होंगे, देखिए कहीं ना कहीं ये वहीं से जो आज टाइटल लोग ले रहे हैं अपने नाम के आगे, चाहे तो देशमुख हो चाहे तो मजूमदार हो, ये भी एक टाइटल है। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई चीज़ बाहर से ऐसा तो नहीं है कि अचानक मजूमदार कोई टाइटल ले लिया। तो मजूमदार लेखा परीक्षक हुआ करता था शिवाजी के समय। अभी लेखक बायकिया नीस या मंत्री,
एक बार सारे मंत्री को सचिव सुरेनीस या प्रमुख कार्य सचिव होता था, एक विदेश सचिव दबीर या सुमन बोलते, सुमंत बोलते कहीं, ये सुमन बोलते, सुमंत। उसके बाद सेनापति सर ए नौबत होता था 6 नंबर पे। 7 पे पंडित राय या दाना अध्यक्ष होता था और 8 नंबर पे न्यायाधीश काजी उल कुजात होता था। तो सबसे पहले हम सबके वो देख लें। प्रधानमंत्री या पेशवा जो होता था ये सभी कार्यों का प्रमुख होता था या राज्य का प्रमुख होता था। छत्रपति की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व करता था। एक तरीके से आप कह देते हैं राष्ट्रपति शासन पद्धति है अगर देखें तो उसमें राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी पर प्रधानमंत्री पेशवा ही कार्यभार को देखता है। ठीक, ऐसे समझ लेते हैं इसको। लेखा परीक्षक मजूमदार, पेपर में लिखने देना कि राष्ट्रपति कार्य पद्धति, तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला। लेखा परीक्षक मजूमदार या आमद का प्रमुख कार्य सार्वजनिक आय व्यय संबंधी, मतलब जैसे आज भी क्या होता है, आज भी देश में कहे गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो क्या लेखा परीक्षक करता है कि भाई कहाँ कितना मद में खर्च हुआ, तो उसमें लेखा परीक्षक होता था मजूमदार या आमद। उसके बाद अभिलेखक बाकी नियुक्त मंत्री कि जो राजा के दिन भर के कार्य व्यवस्था है, आज भी सचिव होते हैं जो तैयार करते हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ कितना टाइम देंगे, कितने बजे उनकी मीटिंग होती, किस रास्ते से जाना है, तो उसमें अभिलेख होता था। सचिव सुअरनीस या प्रमुख राजकीय पत्रों की भाषा शैली, महल और परगनों के लेख पत्रों की जांच करना हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद सुमन का प्रमुख विदेशों विदेशी सचिव या सुमंत जिसको कहते थे कि मराठा सम्राट के बाहर के किससे व्यापार करना है, किससे लड़ाई करनी है, इन सब का अध्ययन, इन सब की व्यवस्था विदेशी काम विदेशी से देखता था। सेनापति के पास सेना भर्ती के संगठन और देखते कहीं ना कहीं एक मजबूत ढेर बनाया था। सेनापति अलग है, लेखा परीक्षक अलग है, विदेशी सचिव अलग है। उसके देख पंडित राव या दाना अध्यक्ष होता था जो ब्राह्मणों को दान देना है, कहाँ कितना पुण्य का काम करना, इस बात के लिए नियुक्त होता था। उसके न्यायाधीश काजी होता था जो लोगों को दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय प्रदान करता था। तो इस तरह के अष्ट प्रधान के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये तो मेन केंद्रीय सत्ता थी, छोटे छोटे प्रांतों सूबों में भी बांट रखा था, जिसमें शिवाजी का राज्य स्वराज 4 भागों में विभाजित है। इसकी प्रांतपति को सरकार कौन कहा जाता था। देखिए मैंने आपको मुगल साम्राज्य में बताया था कि मुगल साम्राज्य एक तो केंद्रीय शासन होता था, एक सरकार होता था, एक सूबा होता था, फिर सरकार होता था, फिर ग्राम होता था, इस तरीके का। यहाँ पे जो वहाँ पे सरकार एक जिला स्तर को कहा जाता था। ठीक है। यहाँ पे जो सरकार कहा जाता है, ये सरकार कौन का मतलब होता है कि प्रांतपति, प्रांत का जो प्रमुख होता था उसको सरकार कौन का शब्द इस्तेमाल, तो ध्यान रखना क्लियरिटी बिल्कुल। शिवाजी जागीर प्रसाद को हानिकारक मानते थे। शिवाजी को सैन्य व्यवस्था के लिए कुशल संचालन के लिए सर्व ए नौबत सेनापति, सैनिकों की भर्ती, अशस्त्रों किलों के निर्माण, घोड़ों की खरीदारी, मतलब जो सेनापति हुआ करता था सर ए नौबत जिसे कहते थे, ये सारा काम सैन्य संबंधी देखता था। कौन से घोड़े होंगे, कौन से सैनिक होंगे, कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक मजबूत इन्होंने सेना तैयार कर रखी थी। पैदल सैनिकों को पाइक कहा जाता। शिवाजी के जो भी राजस्व प्रधान थे, रैयतवाड़ी, देखिए रैयतवाड़ी मैंने आपको मॉडर्न इंडिया में बताया था कि रैयतवाड़ी जो था, रैयत मतलब किसान, डायरेक्ट किसानों के द्वारा दिया जाने वाला लगान रैयतवाड़ी कहलाता था। ये कर्नल डी मुनरो के द्वारा लाया गया था, मुनरो इमरेट के द्वारा। कहीं ना कहीं ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो यम लाए, दक्षिण भारत में ही लाया था। ये दक्षिण भारत में मुगल सम्राट का शासन हुआ करता था आज उससे लगभग 150-200 साल पहले। तो उसी से प्रेरित था कि भाई इस वाले एरिया में डायरेक्ट किसानों से ही लगान देना ज़्यादा अच्छा, जमींदारी व्यवस्था यहाँ उतना संचालित नहीं हो पाएगी। देखिए चौथ और देशभक्त की 1/4 और 1/10 भाग मैंने आपको बता दिया। चौथ जागीरदारों को अपनी आय का 1/4 भाग, मतलब कुल मिलाकर चौथे एवं देश की लूट से बचने के लिए अपनी आय का 1/4 भाग और 1/10 भाग दिया जाता है। चौथ मुख्य रूप से जागीरदारों के द्वारा और सर्वधर्मों की जो था आम आदमी या सभी के द्वारा दिया जाता था उस एरियाज में। अब देखिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं मेन वजह शिवाजी की धार्मिक नीति कैसी थी। तो देखिए शिवाजी हिंदू सम्राट थे इसलिए क्योंकि कहीं इन्होंने मुगलों की खिलाफत की और हिंदुओं को ही अपनी सेना में ज़्यादा बड़े पदों पर रखा। कोई भी मुस्लिम ज़्यादा होने के 2 होंगे तो नहीं, तो ज़्यादा कोई नहीं रखा। दूसरी बात शिवाजी की धार्मिक नीति के बारे में कोई लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा ये एक तरह से कट्टर हिंदू थे, ऐसा नहीं थी। ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलने के उदार चरित्र स्वभाव के थे। अलग अलग इतिहासकारों ने, जैसे मुस्लिम इतिहास सफ़ी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। इसके खिलाफ अगर आप देखें तो इसमें जैसे इतिहासकार जो कहते हैं खैपी उन्हें लुटेरा तक कह डाला है, तो कहीं ना कहीं तो ये तो अपने अपने सोच का दृष्टिकोण होता है। ठीक है।
अंत में ये कहा जाता है कि सफल संचारक, सेनापति व शासन व्यवस्था को एकीकृत करने वाले महानायक के रूप में शिवाजी को माना जाना चाहिए। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने शिवाजी के जन्म से लेकर के शिवाजी के जो जो मेन पॉइंट थे, संधि, शिवाजी के 1665 में शिवाजी के द्वारा राज्याभिषेक, इन सब मामलों में हमने आज चर्चा कर ली है। उसके बाद हमने अष्टप्रधान के दिग्गज बात की, 8 मंत्रियों की बात की। उसके बाद शिवाजी के जो थोड़ा राजस्व व्यवस्था तो उसकी चर्चा की। उसके बाद शिवाजी के द्वारा चौथे में सर देशमुख के बारे में चर्चा की, जो जो पेपर में आता है। तो इस तरह शिवाजी बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं। 1-2 प्रश्न मेंस में या प्री में आ सकता है, तो इसका आप 1 या 2 बार देख लेंगे। थैंक यू।